हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9 विशेषण। विशेषण क्या है? किसी की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। आइए इसे पढ़ते हैं। वैशाली की फ्रॉक लाल है, यानी फ्रॉक की विशेषता क्या हो गई? फ्रॉक का लाल होना। रमन का घर बड़ा है, घर की विशेषता है घर का बड़ा होना। वहां वृक्ष बहुत ऊंचा है, वृक्ष का बहुत ऊंचा होना उसकी विशेषता है। और मुझे 4 पेंसिल दे दीजिए। पेंसिलों की संख्या यहाँ पर निश्चित की गई है 4, पेंसिलों का 4 होना यहाँ पर उसकी विशेषता है। अतः इन वाक्यों में यहाँ पर लाल, बड़ा, ऊंचा और 4 होना द्वारा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, तथा जिसकी बारे में विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। पद है यहाँ पर ईमानदार लड़का, तो लड़के का ईमानदार होना उसका विशेषण है, और विशेष्य हो गया यहाँ पर लड़का। 5 भाई, भाइयों का 5 होना उनका विशेषण, और भाई यहाँ पर विशेष्य है। लाल गुलाब, गुलाब का लाल होना उसका विशेषण है, और गुलाब यहाँ पर विशेष्य है जिसके बारे में बताया गया है। विशेषण के भेद। विशेषण को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, या फिर विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार आदि का हमें पता चलता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मीठा आम, तो आम का मीठा होना क्या है? आम का गुण है, तो वह गुणवाचक विशेषण हो गया। लाल कमीज, कमीज का रंग लाल है, रंग का लाल कमीज का होना एक गुण है, तो वह गुणवाचक विशेषण हो गया। सुंदर चित्र गुणवाचक विशेषण है, और अभिमानी व्यक्ति, व्यक्ति का अभिमानी होना उसका गुण है। तो यहाँ पर ये सभी शब्द अपने अपने गुणों को दर्शा रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। यह विशेषण कई प्रकार की विशेषताओं को बताते हैं। गुणवाचक जो विशेषण होते हैं, गुणबोधक, जैसे जिसमें किसी भी प्रकार का गुण हो, जैसे ईमानदारी, भला, ज्ञानी, सत्यवादी इत्यादि। दोषबोधक, किसी भी प्रकार के दोषों को बताता है, बुराई, बुरा, अभिमानी, दुष्ट, पापी, जो भी दोषों को दर्शाएगा वो सभी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। कालबोधक, जितने भी समय का हमें पता कराने वाले शब्द आएंगे वो कालबोधक में आएंगे, और वे सदैव गुणवाचक विशेषण होंगे। जैसे कि नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक, ताजा, ये सभी कालबोधक में आते हैं। अवस्था बोधक, जो भी अवस्था बताई जाती है, बूढ़ा है, जवान है, बचपना है, जिसमें यह जो भी है वो सभी प्रकार की अवस्थाएं जो हैं वो अवस्था बोधक सब गुणवाचक में आती हैं। आकार बोधक, जिससे भी आकार हमें पता चलता है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है या पतला है, या गोल है, चौड़ा है, चौकोर है, सभी प्रकार के आकार का जो हमें पता चलता है वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। रंगों का पता हमें जो चलता है, रंगबोधक जो होते हैं, सफेद होना, काला होना, हरा होना, नीला होना, सभी गुणवाचक विशेषण हैं। स्थान का जो पता चलाते हैं, दायां, बायां, भीतरी, अंदरी, ये सभी बाहरी, ये सभी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण।
इस विशेषण के अंतर्गत मापतोल का हमें पता चलता है। ये मापतोल को पता करने वाले परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषण शब्दों से नापतोल का बोध हमें होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, 10 किलो आटा, ये सभी परिमाण को दर्शा रहे हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जहां हमें निश्चित संख्याओं का पता चलता है या कितनी भी संख्याओं का बोध हमें होता है, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 आम, लड़के के पास 4 आम है, तो 4 आम का होना यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। चौथा है हमारा संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं या फिर संकेत करते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि ये कपड़े किसके हैं, ये पेन किसका है, तो ये पेन की ओर इशारा हो रहा है, अतः ये संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। पांचवा है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जिन विशेषणों को व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बनारसी साड़ियां सभी जगह प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बनारसी जो है शब्द वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भैया कोल्हापुरी चप्पल खरीद कर लाए, तो कोल्हापुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये जगह का नाम है, वो अपने आप को दर्शा रहा है, और कोल्हापुरी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण है। अब है विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे कि अच्छा, बुरा, सुंदर, छोटा, काला, गोरा आदि, ये मूल रूप से ही विशेषण होते हैं। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर की जाती है। ऐसे विशेषणों को यौगिक विशेषण कहा जाता है। जैसे लोग प्लस ई, लोग में ई की मात्रा जोड़ दी जाए तो क्या बनता है, लोभी। गुण में वांज लगा दिया जाए तो गुणवान। दैनिक में इक जोड़ दिया जाए तो दैनिक। दिन में इक जोड़ दिया जाए तो दैनिक। यहाँ पर यौगिक विशेषणों के साथ में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। स्वर्ग का स्वर्गीय, प्रेम का प्रेमी, पूजा का पूज्य, पर्वत पर्वतीय, देव देवी दैवी, ज्ञान ज्ञानी, उपज उपजाऊ, पंजाब पंजाबी, धन धनी, गुण गुनी, वर्ष वार्षिक, मासिक मास, रोग रोगी, इतिहास ऐतिहासिक, दोष दोषी, जापान जापानी, दूध दुधारू, चमक चमकीला, दया दयालु, लोभ लोभी, जाति का जातीय। विशेषणों की अवस्था। विशेषणों की 3 अवस्था होती है यहाँ पर। पहली, विशेषणों द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थान आदि की विशेषता बताई जाती है। ऐसे में कभी कोई विशेषता किसी विशेष से कम हो जाती है या किसी से ज्यादा अधिक बताई जाती है। जैसे कि राधा सुंदर है, तो राधा श्वेता से सुंदर है और राधा सबसे सुंदर है। यहाँ पर तुलना की जा रही है, पहले सुंदर होना, फिर अधिक सुंदर होना और सबसे सुंदर हो जाना। विशेषता का कम या अधिक होना उसकी तुलनात्मक अवस्था होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमा अवस्था। मूल अवस्था में मूल रूप पाया जाता है, इसमें विशेष्य की किसी से भी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जैसे कि मीरा सुंदर है, यह मूल अवस्था होती है। दूसरी है उत्तरावस्था। यह एक अवस्था का उदाहरण है जहां पर
तुलना की जाती है। जैसे कि मीरा राधा से सुंदर है, यहां पर दो के बीच में तुलना की गई तो यह उत्तरा अवस्था हो गई। यह विशेषण वह रूप होता है जो दो विशेषों के विशेषताओं के साथ में तुलना करता है और एक को दूसरे से अधिक तथा कम बताता है। जैसे सुरेश रवि से अधिक बुद्धिमान है। उत्तमा अवस्था, यह अवस्था सर्वश्रेष्ठ को दर्शाती है, यानी सबसे ज्यादा अधिक अच्छे को बताती है। यह विशेषण का वह रूप है जो विशेष को अन्य सभी की तुलना में कम या ज्यादा बताते हैं। जैसे कि सुरेश कक्षा में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। नीचे यहां पर इन अवस्थाओं की सारणी दी गई है, आइए इन्हें पढ़ते हैं। मूल अवस्था है उच्च, उच्चतर होना उत्तरा और उच्चतम होना उत्तमा होती है। निकट है मूल अवस्था, निकटतर उत्तरावस्था, निकटतम उत्तमा अवस्था। श्रेष्ठ होना मूल अवस्था, श्रेष्ठतर उत्तरा और श्रेष्ठतम उत्तमा अवस्था है। मूल अवस्था है प्रिय, प्रियतर होना उत्तरावस्था, प्रियतम होना उत्तमा अवस्था है। स्पष्ट मूल अवस्था है, स्पष्टतर उत्तरावस्था और स्पष्टतम उत्तमा अवस्था है। मधुर मूल अवस्था, मधुरतर उत्तरावस्था और मधुरतम होना उत्तमा अवस्था। इसी तरीके से मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था यहां दी गई है। ऊंचा होना मूल अवस्था, अधिक ऊंचा होना उत्तरावस्था और सबसे ऊंचा होना उत्तमा है। मोटा होना मूल अवस्था, अधिक मोटा होना उत्तरा और सबसे मोटा होना उत्तमा है। लंबा होना मूल अवस्था, अधिक लंबा होना उत्तरा और सबसे लंबा होना उत्तमा अवस्था है। बुद्धिमान होना मूल अवस्था, अधिक बुद्धिमान होना उत्तरा और सबसे बुद्धिमान होना उत्तमा अवस्था है। धनवान होना मूल अवस्था, अधिक धनवान होना उत्तरावस्था और सबसे धनवान होना उत्तमा अवस्था है। इन अवस्थाओं के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन विशेषणों को व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ विशेषण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।